इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility. गैस की सोल्यूबिलिटी को प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हेनरीज लॉ को एक्सप्लेन करना है, उसकी लिमिटेशंस बतानी है और उसकी एप्लीकेशंस बतानी है, तो ध्यान से इसको समझना है। अब देखिए, किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी प्रेशर से कैसे अफेक्ट होती है वो डिपेंड करती है हेनरीज लॉ पे। कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, amount of gas dissolved in any liquid is directly proportional to the pressure of gas above the liquid at equilibrium। क्या मीनिंग निकला ये देखिए, ये लिक्विड हमें गिवन है, इस लिक्विड में गैस को डिसोल्व करना है। कितनी गैस डिसोल्व होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? गैस के प्रेशर पे। गैस को जितना हाई प्रेशर के साथ पास करेंगे लिक्विड में उतनी ज़्यादा गैस डिसोल्व होगी, और गैस को जितना कम प्रेशर के साथ पास करेंगे, यानी गैस जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और गैस जितना कम प्रेशर अप्लाई करेगी गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो हम लिख सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। कितनी गैस डिसॉल्व हुई उसके अमाउंट को मास की टर्म में हम ले रहे हैं, तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी तो ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व होगा, और गैस कम प्रेशर लगाएगी तो कम अमाउंट डिसॉल्व होगा। तो आपको ध्यान रखना है M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब देखिए M इज इक्वल टू KP, K बन गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब आपको ध्यान रखना है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसका रेसिप्रोकल होता है KH। KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ये डेफिनेशन ने बताया। M इज इक्वल टू KP और K का रेसिप्रोकल हेनरी कांस्टेंट, तो K की जगह हम पुट करेंगे M इज इक्वल टू 1 अपॉन KH इंटू P। KH को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाइए तो फॉर्मूला क्या बन गया? P इज इक्वल टू KH इंटू M। पहला फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। क्या? जो मास होता है, मास से बनते हैं नंबर ऑफ मोल्स।
यानी हम बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, मास अपॉन मोलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मोल्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप लिख सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। तो आपको माइंड में रखना है मास और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैंने m की जगह x रख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। देखिए एक लिक्विड हमें गिवन है, उस लिक्विड के अंदर गैस को डिसोल्व करना है। अब लिक्विड के अंदर कितनी गैस डिसोल्व होगी वो किस पॉइंट पे डिपेंड करेगी, आपको ध्यान रखना है। गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी, अगर गैस को हाई प्रेशर के साथ लिक्विड में पास करेंगे तो ज्यादा गैस डिसोल्व होगी, और कम प्रेशर के साथ पास करेंगे तो कम गैस डिसोल्व होगी। तो ध्यान रखना है अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस m से रिप्रेजेंट किया यानी मास ऑफ गैस, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। m इज इक्वल टू kp, k का रेसिप्रोकल kh यानी हेनरीज कांस्टेंट, तो k की जगह हमने रखा 1/kh। तो p किसके इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की kh इंटू एम के, ये फॉर्मूला बन गया हेनरी लॉ का। यहाँ तक आपको करना है, और न्यूमेरिकल्स में m की जगह आपको यूज करना है मोल फ्रैक्शन x, ये आपको ध्यान रखना है। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखिए हमें हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस बतानी है। आपको 3 लिमिटेशंस माइंड में रखनी है। लिमिटेशंस का मीनिंग है आपको बताना है हेनरी लॉ किन केसेस में वैलिड नहीं होगा। तो फर्स्ट देखिए, इट इज नॉट वैलिड when pressure is very high। सेकंड है, it is not valid when temperature is very low। और थर्ड है, इट इज नॉट वैलिड व्हेन देयर इज एनी इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में दोनों चीजें आती हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन, बिटवीन गैस एंड लिक्विड। देखिए कैसे, पहला पॉइंट हमने बोला इट इज नॉट वैलिड व्हेन प्रेशर इज हाई। ऐसा इसलिए, ये देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है समझने के लिए। ये लिक्विड हमारे पास है, हमें इस लिक्विड में एक गैस को डिसोल्व करना है। मान लीजिए हम लो प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू कर रहे हैं, हमने लिया 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, हमने चेक किया गैस की सोल्यूबिलिटी आई 5। सपोज करते हैं 5 ग्राम गैस डिसोल्व होगी, मास की टर्म में ले लेते हैं। अब हमने प्रेशर को कर दिया 2 एटमॉस्फेयर। अब हमने चेक किया
मास डिजोल हो गया 7 ग्राम, 2 ग्राम और डिजोल हो गया। अब हमने प्रेशर को 3 एटमॉस्फेयर ले लिया, हमने देखा भाई मास बन गया 9 ग्राम। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है गैस की सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। हम प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए हाई प्रेशर पे चले गए, 15 एटमॉस्फेयर पे चले गए। 15 एटमॉस्फेयर पे जाने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, आप सिंपली सैचुरेशन भी बोल सकते हो। और आप जानते हो सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड बन जाता है उसके बाद उसमें और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। यानी 15 एटमॉस्फेयर पे आपकी सोल्यूबिलिटी होगी सपोज कीजिए 13 ग्राम। आप प्रेशर बढ़ाते गए सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी, और आप जानते हो सोल्यूबिलिटी कब तक बढ़ेगी, जब तक आपका सॉल्यूशन क्या बन जाए, सैचुरेटेड बन जाए। अब आपने क्या किया, प्रेशर लो रखा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक आप गए, आपको सोल्यूबिलिटी बढ़ती दिखेगी। आप बोलोगे लो बिल्कुल वैलिड दिख रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। आपको ला बिल्कुल वैलिड दिखेगा। लेकिन मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट को 15 एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट शुरू करते हो। आपने देखा भाई 15 एटमॉस्फेयर से एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, 15 एटमॉस्फेयर पे सोल्यूबिलिटी है 13 ग्राम। आपने क्या कर दिया, 20 एटमॉस्फेयर बना दिया। आप बोलोगे सोल्यूबिलिटी तो अभी भी 13 ग्राम ही है, यानी हमने प्रेशर को इंक्रीज किया फिर भी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई। आप बोलोगे लो तो वैलिड है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, लो बिल्कुल सही है, आपने हाई प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, और हाई प्रेशर से एक्सपेरिमेंट शुरू करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो पहले ही आ चुका है, सैचुरेशन तो पहले ही आ चुका है। अब सैचुरेशन आने के बाद आप कितना भी एक्सपेरिमेंट करते रहो सोल्यूबिलिटी बढ़ती नहीं दिखेगी, और हमें लगेगा हमारा लो वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने प्रेशर कहाँ से लिया, हाई वैल्यू से लिया। तो ये लो वैलिड नहीं होगा जब प्रेशर क्या बन जाएगा, हाई। हाई प्रेशर का मतलब वो प्रेशर जहां सैचुरेशन आ जाए, उसके बाद की कोई भी वैल्यू लोगे तो आपको प्रेशर के साथ सोल्यूबिलिटी बढ़ती नहीं दिखेगी। इसका मतलब हाई प्रेशर पे ये लो वैलिड नहीं होता। फिर बता रहा हूं एक बार, लो प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू करो, 1 एटमॉस्फेयर पे सोल्यूबिलिटी चेक करो, 2 पे करो, 3 पे करो, प्रेशर बढ़ता जाएगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा जब सैचुरेशन आ जाएगा, और आप सभी जानते हैं जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है उसके बाद सोल्यूबिलिटी को और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अब देखिए मान लीजिए 15 एटमॉस्फेयर पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, अब इससे आगे कितना भी प्रेशर बढ़ाएं सोल्यूबिलिटी बढ़ती नहीं दिखेगी। अब हम क्या करें, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट को सीधा 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर से शुरू करते हैं या 15 से शुरू करते हैं। 15 एटमॉस्फेयर पे सोल्यूबिलिटी हुई 13 ग्राम, हम देखेंगे 20 पे भी 13 ग्राम, हम बोलेंगे प्रेशर बढ़ाया सोल्यूबिलिटी बढ़ ही नहीं रही, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लो इनवैलिड है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, हमने प्रेशर को हाई वैल्यू से उठाया, उससे पहले ही सैचुरेशन आ चुका है, और जब सॉल्यूशन पहले ही सैचुरेटेड हो चुका है अब उसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो लो प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू करना है। अगर हमने वेरी हाई प्रेशर से एक्सपेरिमेंट को शुरू किया तो हमारा लो वैलिड नहीं होगा। दूसरा बच्चों, इट इज नॉट वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज वेरी लो। अब बिल्कुल अपोजिट इसका, आपने पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गैसेस का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, मान लीजिए
20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया हमने, सोल्यूबिलिटी चेक की 10 ग्राम आई। टेम्परेचर घटा दिया हमने, 18 डिग्री बना दिया, सोल्यूबिलिटी 11 ग्राम होगी। 15 डिग्री बना दिया, सोल्यूबिलिटी 13 ग्राम होगी। 12 डिग्री बना दिया, सोल्यूबिलिटी 18 ग्राम होगी। अब मान लीजिए 10 डिग्री पे सेचुरेशन आ गया, हम बोलेंगे टेम्परेचर घट रहा है और सोल्यूबिलिटी हमारी बढ़ रही है। ला बिल्कुल वैलिड है। लेकिन मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट 10 डिग्री से शुरू करते हो, आपने पहली रीडिंग 10 डिग्री की ली, आपकी सोल्यूबिलिटी मिलेगी 25 ग्राम। अब आपने दूसरी रीडिंग ली 8 डिग्री की, आप देखोगे सोल्यूबिलिटी तो अभी भी 25 है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, 10 डिग्री पे सेचुरेशन आ गया। अब आप कितना भी टेम्परेचर डिक्रीज कर लेना, सोल्यूबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। हम लो को इनवैलिड नहीं बोल सकते, हमने टेम्परेचर इनवैलिड लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे या हेनरी लॉ की वैलिडिटी को चेक करेंगे, प्रेशर को वेरी हाई नहीं लेना है और टेम्परेचर को वेरी लो नहीं लेना है, क्योंकि हेनरी लॉ वेरी हाई प्रेशर और वेरी लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं होता। तीसरा है, इट इज नॉट वैलिड व्हेन देयर इज एनी इंट्रैक्शन। अब एक चीज देखिए, मान लीजिए लिक्विड आपको गिवन है, आपका लिक्विड है पोलर, सपोज कीजिए वाटर हो गया पोलर लिक्विड है, हम इसके अंदर डिसोल्व करेंगे अमोनिया गैस, अमोनिया भी पोलर है। अब देखिए हेनरी लॉ को चेक करें, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी बढ़नी चाहिए और दोबारा प्रेशर घटेगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी घटनी चाहिए। आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया और इसमें अमोनिया को डिसोल्व करते गए, अमोनिया वाटर में डिसोल्व होती जाएगी। लेकिन आप जैसे ही प्रेशर को हटाओगे, अमोनिया बाहर आनी चाहिए, लेकिन अमोनिया तो बाहर आई नहीं। जब तक प्रेशर बढ़ाया अमोनिया डिसोल्व होती गई, और जब प्रेशर हटाया अमोनिया इसमें से बाहर ही नहीं आ रही है। हेनरी लॉ तो इनवैलिड हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी बढ़नी थी, बढ़ गई। अब प्रेशर हटाया या प्रेशर घटाया तो सोल्यूबिलिटी घटनी थी, लेकिन गैस तो लिक्विड को छोड़ के बाहर आई नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अमोनिया गैस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है। अब वाटर मॉलिक्यूल ने अमोनिया को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाइंड कर लिया। अब आप प्रेशर हटा भी दोगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल वाटर से बाहर नहीं आएंगे। अब हेनरी लॉ तो इनवैलिड नहीं है। इसका मतलब जब आप गैस और लिक्विड के बीच में सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे हो, हेनरी लॉ की वैलिडिटी चेक कर रहे हो, ऐसा गैस और लिक्विड लेना है जिनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन हो और ना कोई रिपल्सन हो, तभी आपको एक्सपेरिमेंट का सही रिजल्ट मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हेनरी लॉ कब वैलिड नहीं होगा, व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी लो, और गैस और लिक्विड के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन हो, या तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो या उनके बीच में रिपल्सन हो, उस केस में हेनरी लॉ वैलिड नहीं हो सकता।